मेरे मालिक साइको थे। सुबह जब मालकिन कमरे से बाहर आती तो कमर पर हाथ रखकर लंगड़ाते लंगड़ाते चलती। मैं तो मालिक से दूर रहती थी, लेकिन एक रात मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। तब वे मुझे 10,000 देते बोली, आज की रात मुझे तुम बचा लो। मैंने वो 10,000 अपने पास रख लिए और जाकर मालकिन की जगह सो गई। और आगे जो कुछ हुआ उससे तो मेरी रूह कांप गई। मालिक ने मुझे मालकिन समझकर मैं अपना काम करने में व्यस्त थी। जब मालकिन अपने कमरे से बाहर आई तो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए थर-थर काँप रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी, तुम्हारे मालिक इंसान नहीं हैवान है। इतना बोलकर वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में निकल गई। गरम दूध में हल्दी डालकर पीती थी। ऐसे चित्र मैं कई दिनों से देख रही थी, लेकिन कभी कभी मैं सोच में पड़ जाती थी कि मालिक स्वभाव से तो बहुत ही शांत और गरीब लगते हैं, नौकरों का ख्याल भी कितना रखते हैं। फिर पत्नी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो उनके बारे में ऐसा बोल रही थी। मैं बीते 1 साल से यहाँ काम कर रही थी और मैंने मालकिन को हमेशा ऐसे ही उदास ही देखा है। वे हमेशा गुस्से में रहती थी, इसलिए कभी कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन आज तो बेचारी दर्द की वजह से कराह रही थी। कमरे से बाहर आई तो शायद उन्हें वो दर्द बर्दाश्त से बाहर था। तभी उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध बनाने के लिए कहा। मेरे मालिक तो बहुत नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उन्हें कभी भी ऊंची आवाज़ में बात तक करते नहीं सुना था। वो तो अपने पत्नी तक से आप करके बात करते थे। इसलिए मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वे मालकिन के साथ कोई गलत व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन उनके आंसू कुछ और ही बयां कर रहे थे। कभी लगता कि मेम साहब ही झूठ बोल रही होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी मालिक के साथ हंसते या बोलते हुए नहीं देखा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है, शायद साहब सांवले रंग के हैं और मेम साहब दिखने में बहुत सुंदर हैं, इसलिए वो साहब को पसंद नहीं करती होगी और इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करती होंगी और हम नौकरों को उनके खिलाफ भड़काती होंगी। मैंने मेम साहब को कभी अच्छे कपड़े पहनते तक नहीं देखा। हमेशा पुराने कपड़े पहनते उदास चेहरा लेकर हॉल के सोफे में बैठी रहती थी, मानो कितने दिनों से बीमार हो। और साहब जब घर आते तो उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ करते और कहते कि अगर और कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास चलो। और मेम साहब के तो नखरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और मेम साहब डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती थी। ये सब देखकर तो मेरा सिर चकराने लगता। मुझे मालिक सही और मालकिन गलत लगती, लेकिन आज तो उनकी हालत देखी, उससे तो मेरा दिमाग में एक अलग ही कश्मकश चलने लगी। और फिर सोचने लगी कि जैसा दिख रहा है क्या पता वैसा हो ही ना, या फिर मेम साहब बहुत सुंदर हैं और वे साहब से आज़ाद होना चाहती हूँ और इसलिए ये सारे दावपेच खेल रही हूँ ताकि खुद को निर्दोष साबित करके साहब से अलग हो जाएं। पता नहीं क्यों, लेकिन साहब और मेम साहब के व्यक्तिगत जीवन को जानने की मेरे मन में इच्छा निर्माण हो गई थी। मैं अब इस बात पर गौर करने लगी थी कि सुबह मैं जब काम पर आती हूँ तो मेम साहब कमरे से बाहर आती तो उनकी कमर पर ही उनका हाथ क्यों होता था, जैसे कि साहब ने उन्हें रात भर असहनीय दर्द दिया हो। उनके चेहरे पर हमेशा मायूसी ही छाई रहती थी और दूसरी तरफ साहब हमेशा खुश दिखते थे। आते ही पेट भर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती थी। और दूसरी तरफ मेम साहब गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीती और अपने आंसू पोंछती। ये बात यहीं नहीं रुकी। एक दिन मैंने जो कुछ देखा उसे देख के तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं बस काम पर आई ही थी कि मालकिन के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं जब उन्हें देखने गई तो वो मुझे देखकर दूसरी तरफ मुड़ गईं। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से परेशान लग रही थी। मुझे देख उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और फिर ऊपर वाले कमरे में जाते हुए सीढ़ियों से कहने लगी कि अगर उस हैवान इंसान ने पूछा
मेरे बारे में तो कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ, कहीं बाहर गई हूँ। खबरदार अगर तुमने कहा कि मैं ऊपर गई हूँ। इतना कहकर वे ऊपर चली गई। 5 मिनट बाद साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं तुरंत ही हाथ में लिए कपड़े को लेकर टेबल पोंछने में लग गई, ताकि साहब को लगे कि मेरा ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पूरे हॉल में देखा, फिर आकर मुझसे पूछा कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है। ये सुनकर मैं घबरा सी गई। आज मालिक बहुत गुस्से में लग रहे थे। पता नहीं साहब, मैं तो किचन से बाहर तक नहीं आई। मैं साहब से झूठ बोल रही थी, इसलिए उनसे नज़रें चुरा रही थी और डर डर कर बोल रही थी। साहब धीरे से मेरे पास आए और धीरे से कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है। मैं पूरी तरीके से घबरा गई थी। अगर मैंने साहब को सच बता दिया तो मालकिन मुझ पर चिल्लाएंगी, और अगर साहब से झूठ बोला तो सच पता पड़ने पर शायद वे मुझे नौकरी से ही निकाल दें। मैंने ऊपर इशारा करते हुए धीरे से कहा कि प्लीज़ मेरा नाम मत बताना। ये सुनकर वे हंसे और अपनी जेब से 500 की नोट निकालकर मुझे दे दी और बोले कि अगर आगे भी ऐसे ही मदद की तो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। इतना कहकर वे ऊपर चले गए, लेकिन आज साहब का स्वभाव कुछ अलग ही लग रहा था। मुझे मेम साहब सही और साहब गलत लग रहे थे। थोड़ी देर बाद वे मेम साहब का हाथ पकड़कर नीचे लाते हुए दिखे और बड़े ही प्यार से उनसे कह रहे थे कि आप मुझसे क्यों दूर दूर भागे जा रही हैं। बैठिए यहाँ, आज मैं खुद अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगा। लेकिन मेम साहब बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। साहब ने सेब से एक गिलास दूध लाने के लिए कहा और अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाया। वे बहुत प्यार जाहिर कर रहे थे। मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल था कि मेम साहब इतना क्यों घबरा रही हैं। साहब तो कितने नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं। कुछ समय बाद मेरी नानी का देहांत हो गया। तब माँ कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। दरअसल घर में मैं और मेरी माँ ही रहते थे। पापा का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ कहने लगी कि अगर तुम्हें ये काम नहीं मिला होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती, और अगर अपने साथ ले जाती हूँ तो पता नहीं वो लोग फिर तुम्हें काम पर रखेंगे भी या नहीं, और वहाँ से लौटने के बाद अपने खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। फिर अब क्या किया जाए माँ। माँ ने मेम साहब से बात कर ली और विनती की कि जब तक मैं गांव से वापस नहीं लौटती आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने दो। मेम साहब को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं और वे पास ही रहने लगी थी। पहले मैं सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन अब 24 घंटे का काम हो गया था। बाकी नौकर अपना काम करके अपने घर लौट जाते थे और मैं यहीं रहती थी। एक दिन खाने का समय हुआ। मैंने गर्मा गर्म खाना साहब के आगे परोसा। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन मेम साहब बाहर नहीं आई थी। साहब उनकी राह देखते देखते घड़ी की तरफ देखे जा रहे थे। फिर मुझसे बोले कि काफ़ी वक्त बीत गया है, खाना भी ठंडा हो जाएगा, जाकर मेम साहब को बुला लाओ। मैंने बस सिर हिलाया और जब कमरे में आई तो देखा कि मालकिन पेट के बल सो रही थी। मैंने धीरे से कहा, मेम साहब आपके खाने के लिए राह देख रहे हैं। उन्हें मेरे आने का अंदाज़ा हो गया था, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं निकलने लगी तो बोली कि उन्हें खाना हो तो खा लें, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी मैं खा लूँगी, और चादर लेकर सो गई। जब मैं बाहर आई तो बहुत डर लग रहा था। तुम्हारी मेम साहब कहाँ हैं? मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो कुछ मेम साहब ने मुझसे कहा। ये सब सुन वे हंसने लगे और जल्दी से उठकर मेम साहब के कमरे की तरफ गए, और 2 मिनट के अंदर मेम साहब उनके साथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर ज़बरदस्ती वाली हंसी थी। मुझे उनके गाल लाल लाल दिख रहे थे। उतने में वे बोली कि मेरी तरफ क्या देख रही हो?
खाना परोसो, भूख लगी है मुझे। और मालकिन थोड़ा सा खाकर ऊपर चली गई। मुझे तो मालकिन का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। दोनों के खाना खाने के बाद मैंने खाना खाया और फिर किचन का सारा काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मैं जब अपने कमरे में जा रही थी तब एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उस समय शांत घर में मालकिन के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब मेरे मन में भी ये जानने की उत्सुकता निर्माण हो गई कि इतनी रात को मालकिन के रोने की वजह क्या थी। हालांकि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि इतनी रात को किसी के कमरे में झांकने की, लेकिन अगले ही पल जो आवाज़ मैंने सुनी उसकी वजह से मैं और ज़्यादा उत्सुक हो गई। इच्छा न होते हुए भी मेरे कदम मेम साहब के कमरे की तरफ मुड़ गए। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ आई और देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की और जैसे ही मैं खिड़की के पास आई, उनके रोने की आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से आने लगी और सामने साहब बहुत ही प्यार से उनसे कह रहे थे कि कितनी बार तुमसे कहा है कि पेट भर कर खाना खा लिया करो, नहीं तो तुम्हें ऐसी परेशानी होती है। तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कराती हो, मेरा ख्याल नहीं रखती। कितनी बार बताया है कि इस कमरे में जो कुछ मेरे साथ तुम्हें करना है कर लो, लेकिन बाहर नात रिश्तेदार और बाकी लोगों के सामने मेरी इज्जत मत गवाया करो। मैं जो कहता हूँ वो किया करो। पर पता नहीं क्यों तुम्हें तो मेरी एक बात नहीं सुनाई देती। साहब उनसे बहुत ही प्यार से और नम्रता से बात कर रहे थे, लेकिन मेम साहब के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। मैंने खिड़की खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई और सो गई। सुबह उठी तो फिर वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। आज सुबह साहब उठने से पहले ही मेम साहब कमरे से बाहर आ गई थी और उनकी आंखों के नीचे काले दाग से पड़ गए थे। उनका चेहरा बहुत उदास दिख रहा था और वे अपनी कमर पर हाथ रखते लंगड़ाते लंगड़ाते चल रही थी। फिर वे आकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने तुरंत उनके सामने गर्मा गर्म नाश्ता परोसा, लेकिन वो कँपकँपा रही थी। उन्होंने जूस का गिलास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हाथ कँपकँपा रहे थे, जिसकी वजह से वो गिलास उनके हाथ से नीचे गिर गया। गिलास की आवाज़ सुनते ही साहब नीचे आ गए, क्योंकि उस समय वे फ़ोन पर बोल रहे थे। मेम साहब कँपकँपा रही थी और उनसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। साहब गुस्से से लाल हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ टेबल पर ज़ोर से पटके, जिसकी वजह से जूस का जग नीचे गिर गया और सारा नाश्ता खराब हो गया। तब साहब कहने लगे कि तुम कल रात की बात भूल गई क्या? अब देखता हूँ मैं दूसरी बार आकर तुम्हें कैसे सब समझाता हूँ। मेम साहब डरी हुई थी और मैं किचन के दरवाजे के पास से चोर नज़र से ये सब देखे जा रही थी। साहब का ऐसा रूप और ऐसा बोलना आज पहली बार देखा था। मुझे आज भी याद है, मैं इस घर में जब पहला दिन था, उसी दिन मुझसे महंगे डिनर सेट का एक प्लेट टूट गया। फिर भी साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे वो डिनर सेट घर ले जाने के लिए कहा और अपने लिए नया डिनर सेट मंगवा लिया। आखिर ये सब क्या चल रहा था? लेकिन मुझे अब सच जानना था। उस दिन मैं साहब के कमरे की सफाई कर रही थी और मैंने एक खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ दी ताकि रात में मैं सच जान सकूं। शाम को साहब घर आए। मेम साहब दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही डर दिख रहा था। दोपहर के खाने के लिए जब मैं उन्हें बुलाने गई तो वो रो रही थी और कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से।
मन में ख्याल आया कि उनसे पूछूं कि आपको परेशानी क्या है, लेकिन फिर चुप हो गई। आखिर ये बड़े लोग थे, हम गरीबों की बात कब समझेंगे। उस रात जब साहब और मेम साहब कमरे में आए तो मैं किचन का सारा काम निपटाकर उनके कमरे की खिड़की के पास आई। मैंने धीरे से खिड़की खोली और सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान थी। साहब हैवान बने हुए सोफे पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में बेल्ट का पट्टा था और मेम साहब एक एक बात का हिसाब मांग रहे थे। जब मैंने दोपहर में कॉल किया था तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं वॉशरूम में थी, फ़ोन की आवाज़ मैं नहीं सुन पाई। उतने में साहब ने वो बेल्ट मेम साहब के पैर पर ज़ोर से मारा और कहने लगे कि ज़रूर किसी और से बात करने में बिजी होगी और मुझसे झूठ बोल रही है। मेम साहब रोते रोते कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन साहब हंसते हंसते मेम साहब को देखे जा रहे थे और मैं बाहर ये सब देख कँपकँपा रही थी। क्या साहब सच में पागल या फिर साइको तो नहीं थे? दूसरे दिन जब साहब ऑफिस चले गए तो मैं सीधे मेम साहब के कमरे में चली गई। वो सो रही थी। उनका चेहरा देखकर मैं सिहर उठी। चेहरा पूरी तरह से लाल था, लाल लाल धब्बे से थे, मानो उनके चेहरे को किसी ने सिगरेट से जलाया हो। मेरे आँखों में आंसू थे और मन अंदर से रो रहा था। मैंने मेम साहब को उठाया और फिर उनसे कहा कि मैं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। कल रात आपके कमरे में आने वाले आवाज़ मैंने सुना। मुझे क्या आप बता सकती हैं कि ये सब क्या है? तब वे बताने लगी कि वो इंसान एक मानसिक रोगी है। वो मुझसे कहते हैं कि मैं दिखने में सुंदर हूँ और वे नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम मुझे धोखा दे रही हो। शुरुआत में वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे बदलते गए। वे रोज़ रात आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, उल्टे सीधे काम करने के लिए कहते हैं। कभी एक पैर पर खड़े होने के लिए कहते हैं तो कभी कांच पर चलने के लिए कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो मारते हैं या फिर सिगरेट से जलाते हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस इंसान से छुटकारा पाऊँ। ये मुझे मार डालेगा। और वे रोते रोते मेरे गले लग गई। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम ज़रूर इसमें से कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस रात साहब फिर कमरे में गए और मेम साहब के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। उन्होंने एक कांच का ग्लास ज़मीन पर गिरा दिया और मेम साहब से कहने लगे कि इस पर चलकर मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हारे सिर में एक बाल भी नहीं रहने दूंगा। मेम साहब रोते जा रही थी और कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद साहब ने मोमबत्ती जलाई और उसे लेकर मेम साहब के पास जाने लगे ताकि उनके बाल जला सके। अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। मेम साहब रोते चिल्लाते कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी। मैंने एक गुलदस्ता उठाया और अंदर गई। जब तक साहब पलटकर मेरी तरफ देखते, मैंने वो गुलदस्ता उनके सिर पर मार दिया। वे ज़मीन पर गिर गए। वे दर्द से कराह रहे थे और मैं मेम साहब को लेकर बाहर आ गई, लेकिन उतने में ही वे रोते हुए बोली और कहने लगी कि नहीं नहीं, वो मेरे पति हैं, मैं उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे फिर से लौट कर गई। बाद में हम दोनों उन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ उनका कई दिनों तक इलाज चला। फिर उनके दिमाग का भी ट्रीटमेंट किया गया। अब वे अपनी पत्नी पर विश्वास करने लगे हैं। मेम साहब ने मुझे वहाँ से कुछ पैसे देकर जाने के लिए कह दिया, ताकि साहब मुझ पर कोई कार्यवाही ना करें। साथियों, ये कहानी ये दर्शाती है कि पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, पत्नी के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, लेकिन जब पति मुसीबत में होता है तो पत्नी अपने बारे में न सोचकर उसे बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। इसलिए सभी को अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, अपने रिश्तों में विश्वास रखना चाहिए, जिससे वो रिश्ता
वो प्यार दिन ब दिन गहरा होता जाए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।